प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का विज्ञान कोचिंग क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं मूलचंद डोडी आज लेकर हूं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण से संबंधित एक नया प्रकरण। इससे पूर्व हमें पिछली कक्षा में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत स्वर संधि पढ़ रहे थे और स्वर संधि के अंतर्गत भाग 1 हमें पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि का भाग 2। देखिए, स्वर संधि का भाग 2 पढ़ने से पूर्व हम एक बार पुनः रिवाइज कर लें ताकि जो चीजें दिमाग से निकल चुकी हैं वो एक बार पुनः हमारी स्मृति में आ जाएं। तो करते हैं आज की कक्षा की शुरुआत। आज की ये जो क्लास है हिंदी व्याकरण स्वर संधि भाग 2, ये कक्षा आरपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य बोर्डों एवं जो संस्थान हैं उनके द्वारा जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उन सभी में हिंदी व्याकरण से संबंधित जो ये प्रकरण है संधि, ये प्रकरण से इस प्रकरण से संबंधित अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो ये प्रकरण है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। तो करते हैं आज की इस क्लास की शुरुआत। देखिए, इस कक्षा से पहले हमने क्या पढ़ा था, जो स्वर संधि है उस स्वर संधि के बारे में हमने सामान्य जानकारी पढ़ी थी कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो क्या होता है स्वर संधि में, दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, विकार या परिवर्तन होता है उसे ही स्वर संधि कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं जब दो स्वर ध्वनियां या स्वर वर्ण परस्पर मिलते हैं, मिलने के बाद में उनमें जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी विकार या परिवर्तन को ही स्वर संधि कहा जाता है। यानी स्वर संधि में किन का मेल होता है, स्वरों का ही परस्पर मेल होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के मुख्यतः कितने भेद माने गए हैं, 5 भेद हैं स्वर संधि के। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये 5 प्रकार या भेद है वो किसके माने गए हैं, स्वर संधि के माने गए हैं। देखिए, हिंदी में 5 ही भेद माने गए हैं, जबकि जो सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत भाषा, उस संस्कृत भाषा में इनके अलावा 2 और भी भेद माने जाते हैं। तो संस्कृत में इनके अलावा 2 और भेद कौन कौन से हैं, पूर्व रूप और पर रूप। लेकिन हिंदी में ये दोनों भेद हैं वो नहीं माने जाते हैं। हिंदी में स्वर संधि के कितने भेद माने जाते हैं, 5 भेद माने जाते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने स्वर संधि का अर्थ पढ़ लिया था, स्वर संधि की परिभाषा पढ़ ली, स्वर संधि के भेद पढ़ लिए थे। और स्वर संधि का एक प्रकार था दीर्घ स्वर संधि, उसके बारे में भी सामान्य जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी और कुछ उदाहरण भी हमने पढ़ लिए थे। तो अब आगे चलते हैं। दीर्घ स्वर संधि,
दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, जब दो सजातीय स्वर परस्पर मिलते हैं और परस्पर मिलकर क्या बन जाते हैं, दीर्घ बने जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब दो सजातीय स्वर, एक ही जाति के स्वर परस्पर आपस में मिलते हैं तो मिलकर वो क्या बन जाते हैं, दीर्घ बन जाते हैं। अब ये सजातीय स्वर होते कौन कौन से हैं, देखिए, एक तो है ए और दूसरा है आ। ए और आ हैं, इनके साथ इन्हीं के सजातीय स्वर ए या आ का परस्पर मेल होगा तो यह आपस में मिलकर दीर्घ रूप आ बनेगा। इसी प्रकार लघु ई या जो दीर्घ ई है उसके साथ लघु ई या दीर्घ ई का मेल होगा तो मेल होने पर दीर्घ ई बनेगा। लघु ऊ या दीर्घ ऊ है उसके साथ भी लघु ऊ या दीर्घ ऊ का मेल होने पर विकार स्वरूप दीर्घ ऊ बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो दीर्घ स्वर संधि है उसमें, दीर्घ स्वर संधि में जो सजातीय स्वर होते हैं, एक ही जाति के स्वर होते हैं, सजातीय स्वर है, वे सजातीय स्वर है परस्पर मिलते हैं, मिलकर क्या बनते हैं, दीर्घ बनते हैं। अब ये सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं, ए और आ हैं वो सजातीय स्वर माने जाते हैं, ई और ई सजातीय स्वर हैं, लघु ऊ और दीर्घ ऊ सजातीय स्वर हैं। जब ये सजातीय स्वर परस्पर मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो इनका कौन सा रूप बन जाता है, दीर्घ रूप बने जाता है। और यही संधि कौन सी संधि कहलाती है, दीर्घ संधि कहलाती है। देखिए, दीर्घ संधि में हम कह सकते हैं कि ये जो तीन सजातीय स्वर होते हैं, इन तीन सजातीय स्वरों के अनुसार ही इसमें तीन प्रकार के क्या बनते हैं, प्रारूप या पैटर्न बनते हैं। मुख्यतः कितने पैटर्न बनते हैं, तीन प्रारूप या तीन पैटर्न बनते हैं। जिसमें पहला पैटर्न क्या है कि ए या आ के साथ ए या आ का मेल होगा तो ये ध्वनियां परस्पर मिलकर दीर्घ आ में बदल जाएंगी। दूसरा पैटर्न क्या कहता है कि लघु ई और दीर्घ ई, इनके साथ लघु ई और दीर्घ ई का मेल होगा तो ये ध्वनियां परस्पर मिलकर दीर्घ ई में बदल जाएंगी। तीसरा जो प्रारूप है वो कहता है कि लघु ऊ के साथ दीर्घ ऊ या लघु ऊ के साथ लघु ऊ या दीर्घ ऊ के साथ लघु ऊ, ये ध्वनियां परस्पर मिलेंगी तो मिलकर उनका दीर्घ रूप दीर्घ ऊ बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो दीर्घ स्वर संधि है उसमें मुख्यतः तीन प्रकार के प्रारूप पाए जाते हैं, तीन प्रकार के प्रारूपों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो जो पहला प्रारूप है उसके इंपॉर्टेंट उदाहरण है वो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज की जो हमारी कक्षा है इसमें जो दूसरा प्रारूप है उससे संबंधित उदाहरण हमें पढ़ेंगे। तो देखिए, दूसरा प्रारूप क्या कहता है। प्रारूप नंबर 2 कहता है कि लघु ई या दीर्घ ई के साथ लघु ई या दीर्घ ई का परस्पर मेल होगा तो ये परस्पर मिलकर दीर्घ ई में बदलेंगे। ये प्रारूप नंबर है 2। यानी क्या बताया गया है कि इस लघु ई के साथ लघु ई का भी तो मेल हो सकता है और इस लघु ई के साथ दीर्घ ई का भी मेल हो सकता है, इस दीर्घ ई के साथ लघु ई का भी मेल हो सकता है और इस दीर्घ ई के साथ दीर्घ ई का भी मेल हो सकता है। जो भी परिस्थितियां हैं, ये सजातीय स्वर हैं, तो सजातीय स्वर जब भी परस्पर या आपस में मिलेंगे तो मिलकर क्या बन जाएगा, दीर्घ ई बने जाएगा। क्या बन जाएगा, दीर्घ ई बन जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा कि जब दो सजातीय स्वर परस्पर मिलते हैं तो मिलने पर उनमें जो विकार उत्पन्न होगा और विकार उत्पन्न होकर वे परस्पर दीर्घ स्वर में बदले जाते हैं
और यही दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा प्रारूप। अब इस प्रारूप के कुछ उदाहरण देखिए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज मैं आपके लिए वो महत्वपूर्ण उदाहरण लेकर आया हूं जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे भी गए हैं। तो देखिए, पहला उदाहरण है अति धन इंद्रिय। अब हमें संधि करनी है अति और इंद्रिय शब्दों की। अब हमें पता है कि संधि शब्दों की नहीं होकर संधि किसकी होगी? वर्णों की होगी। तो कौन से वर्ण है? वो वर्ण है जो धन के चिन्ह से तुरंत पहले है और धन के चिन्ह के तुरंत बाद में है। तो देखिए, धन के चिन्ह के तुरंत पहले है लघु ई और धन के चिन्ह के तुरंत बाद में भी लघु ई। लघु ई दोनों सजातीय स्वर हैं। कौन से स्वर हैं विद्यार्थियों? सजातीय स्वर हैं। जब ये सजातीय स्वर परस्पर मिलेंगे, लघु ई और लघु ई सजातीय स्वर परस्पर मिलेंगे तो मिलकर उनमें विकार होगा, परिवर्तन आएगा और ये किस में बदल जाएंगे? दीर्घ ई में बदले जाएंगे। यानी लघु ई और लघु ई परस्पर मिलकर किस में बदल जाएंगे? दीर्घ ई में बदल जाएंगे। अब ये हमें पता है कि जब लघु ई और लघु ई दोनों मिलकर दीर्घ ई में बदल गए तो इन दोनों का अपने मूल स्थान से क्या होगा? लोप होगा। अति में से जब ई का हम क्या करेंगे? लोप करेंगे तो ए और तय रह जाएगा हलंत। इंद्रिय में से जब ई का लोप करेंगे तो बचा नद्रिय। अब जिन दोनों ई का क्या हुआ था? लोप, उनकी जगह बना क्या? दीर्घ ई। ये हमने रख दिया दीर्घ ई। अब क्या करेंगे? अब करेंगे वर्ण सम्मेलन, वर्णों का जोड़ना। देखिए, वर्णों का सम्मेलन कीजिए। ए तय हलंत है, जब इसमें दीर्घ ई स्वर जुड़ेगा तो इसका हलंत हट जाएगा और मात्रा लग जाएगी बड़ी ई की। ठीक है, अब आगे देखिए, न, द्रि और ये क्या शब्द बना? अतीन्द्रिय। अर्थात जो इंद्रियों से परे है, इंद्रियों से दूर है, जहां तक इंद्रियां हमारी पहुंच नहीं पाती हैं, वो कहलाता है अतीन्द्रिय। अति उपसर्ग है और अति इंद्रिय का अर्थ होता है इंद्रियों से परे या इंद्रियों की पहुंच से दूर। पहला उदाहरण। दूसरा देखिए, अभिधन इष्ट। अभि में ई है लघु, इष्ट में ई है लघु। लघु ई और लघु ई किस में बदल जाएंगे? दीर्घ ई में, और शब्द क्या बन जाएगा? अभीष्ट। यानी जो इच्छित होता है, जिसकी हम चाहत करते हैं, विशेष रूप से जिसकी इच्छा रहती है, वो कहलाता है अभीष्ट। तीसरा उदाहरण देखिए, मुनि और इंद्र। मुनि में है लघु ई और इंद्र में लघु ई। लघु ई और लघु ई परस्पर मिलकर बन जाएंगे दीर्घ ई में, तो शब्द क्या बन जाएगा? मुनिंद्र। मुनियों का जो इंद्र है, स्वामी होता है, उसे क्या कहा जाता है? मुनिंद्र कहा जाता है। उदाहरण नंबर ये था 3। चौथा उदाहरण देखिए, बहुत इच्छा है, रवि और इंद्र। तो रवि में लघु ई, इंद्र में लघु ई। लघु ई और लघु ई मिलकर बन गए दीर्घ ई, और शब्द क्या बन जाएगा? रविंद्र। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, रविंद्र में ये जो रविंद्र है, इस रविंद्र में वी है वो बड़ा होगा, बड़े वी ई की मात्रा होगी वह में। हम देखते हैं कि बोलचाल में कुछ लोग अपना नाम इस प्रकार लिख देते हैं रविंद्र, जो कि क्या है? अशुद्ध है। तो ये चौथा उदाहरण था रविंद्र इंद्र। आगे देखिए, पांचवा उदाहरण,
नदी और ईश। अब देखिए नदी में क्या है, ई है, हमेशा दीर्घ होता है, और ईश यानी स्वामी, उसमें भी ई है, वो दीर्घ है। दीर्घ ई और दीर्घ ई परस्पर मिलेंगे तो मिलकर क्या बना जाएगा, दीर्घ ई बने जाएगा। अब नदी में से ई का क्या कर देंगे, लोप, तो द रह गया हलंत। ईश में से ई का लोप करेंगे तो बचा शय। अब जिन दोनों का लोप किया था हमने उसकी जगह बना था दीर्घ ई, तो यहां हमने दीर्घ ई का प्रयोग कर दिया। अब वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए न द में जब ई की मात्रा लगेगी तो द का हलंत हट जाएगा और बड़ी ई की मात्रा और शय शब्द क्या बन जाएगा, नदीश। इसी प्रकार कवि और ईश क्या बन जाएगा, कवीश, कवियों का स्वामी कवीश। और देखिए कई बार पूछा जाता है ये उदाहरण, कपि और ईश, कपीश। कपीश शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है, कपीश शब्द है वो हनुमान के लिए प्रयुक्त होता है। कपि यानी वानर और ईश यानी स्वामी, वानरों का जो स्वामी है वो कहलाता है कपीश। तो कपीश शब्द हनुमान या बाली के लिए प्रयुक्त होता है। और देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं, परी और इक्षक। परी में है लघु ई, परी क्या है, उपसर्ग है, इसमें लघु ई होता है, और ईक्षक है उसमें होता है बड़ा ई। लघु ई और दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई में बदल जाएंगे और शब्द बन जाएगा परीक्षक। तो ये तो होता संधि बनाना, संधि युक्त करना। अब बात हम करें कि जो दीर्घ संधि के अंतर्गत जो दूसरा पैटर्न है, दूसरा प्रारूप है, इस दूसरे प्रारूप के जो संधि युक्त शब्द हैं उनका संधि विच्छेद कैसे करें। तो देखते हैं संधि विच्छेद कैसे करें। संधि विच्छेद, देखिए संधि विच्छेद कैसे करें, ध्यान देने योग्य बातें। कि संधि विच्छेद करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। संधि युक्त पद में जहां क्या होगी, दीर्घ ई स्वर की मात्रा होगी, वहां से विच्छेद करना होगा। नंबर 2, दोनों शब्द, कौन से दोनों शब्द, संधि विच्छेद करने के बाद में जो बने हुए दोनों शब्द हैं, दोनों शब्द क्या होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। तो संधि विच्छेद करते समय हमें इन दो बातों का ध्यान रखना है। संधि विच्छेद कहां से करेंगे, जो संधि युक्त पद है उसमें जहां किसकी मात्रा होगी, दीर्घ ई स्वर की मात्रा होगी, वहां से विच्छेद करना है पहली बात। तो नंबर 2, दोनों शब्द कैसे होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। ठीक है, अब कुछ उदाहरण हैं जिनके हमें संधि विच्छेद कर कर देखते हैं। जैसे एक उदाहरण है फणिंदर। किसे कहा जाता है फणिंदर, पहली बात तो ये, फणिंदर शब्द है वो सांपों के देवता नागराज के लिए प्रयुक्त किया जाता है फणिंदर। अब देखो संधि विच्छेद कहां से करें, हमें क्या करना है कि संधि विच्छेद करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि दीर्घ ई की मात्रा कहां है। तो यहां दीर्घ ई की मात्रा है, यहीं से संधि के विच्छेद होगा। तो
तो संधि विच्छेद यहां से हम करेंगे। तो संधि विच्छेद करने पर हमें यह देखना है कि जो दोनों शब्द बन रहे हैं वो सार्थक हैं या नहीं हैं, ध्यान रखना। जैसे फणी और इंद्र सार्थक भी होनी चाहिए, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, वो शुद्ध भी होने चाहिए। वर्तनी की दृष्टि से उनमें क्या नहीं होनी चाहिए, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो फणी और इंद्र क्या बन गया, फणिंद्र। इसी प्रकार देखिए, जैसे दूसरा उदाहरण है इसमें योगिंदर। योगिंदर, अब योगिंदर शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये जो दीर्घ ई की मात्रा है यहां से होगा। अब शब्द क्या बनेगा, योग और इंद्र बनेगा, या योगी और इंद्र बनेगा, या योगिन और इंद्र। तीन विकल्प अपने सामने हैं। भाई निश्चित रूप से संधि विच्छेद तो यहीं से होगा योगिंद्र का, क्यों, दीर्घ ई की मात्रा यहां है, यहां से इसका होगा। अब योगिंद्र शब्द है उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, योग और इंद्र बनेगा, या योगी और इंद्र बनेगा, या योगिन और इंद्र बनेगा। अब देखो, योग और इंद्र है वो तो पूर्णतया गलत है। क्यों भाई, क्योंकि योग में है ऐश्वर्य और इंद्र में है ई, दोनों के बीच में संधि होगी तो गुणा होकर ए बनेगा। तो ये तो गुण संधि का उदाहरण हो गया। किस संधि का उदाहरण हो गया, ये गुण संधि का उदाहरण हो गया। इसलिए ये तो बिल्कुल भी क्या है, मैं कह सकता हूं कि पूर्णतया गलत है, ऐसे संधि विच्छेद नहीं होगा। दूसरे में देखिए, योगी और इंद्र। योगी, योगी नहीं होता है, ध्यान रखना, मूल शब्द होता है योगिन, और योगिन में जो नए हलंत होता है, ये नए हलंत जब संधि करते हैं तो इस नए का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और योगी में आ गया लघु ई, इस ये लघु ई, और इंद्र में भी लघु ई। लघु ई और लघु ई दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, दीर्घ ई बन जाएंगे, और शब्द फिर क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा योगिंदर। ठीक है, तो इस प्रकार के उदाहरण भी परीक्षा में आते हैं जो देखने में बिल्कुल सरल लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो कंफ्यूज करने वाले होते हैं, संशय पैदा करने वाले होते हैं। अगला उदाहरण देखिए, जैसे ये आ गया परीक्षा में सतीश, कि सतीश का संधि विच्छेद कीजिए, या ये आ जाता है जैसे रजनीश, कि रजनीश का संधि विच्छेद कीजिए। तो हम देखते हैं रजनीश का संधि विच्छेद कैसे होगा। रजनीश, संधि विच्छेद कहां से होगा, जहां दीर्घ ई की मात्रा है वहां से संधि विच्छेद होगा। तो यहां से संधि विच्छेद करेंगे तो एक शब्द बन जाएगा रजनी और ईश, या ये ऐसे भी हो सकता है रजनी और ईश, या मैं कह सकता हूं ये ऐसे भी हो सकता है रजनी और ईश और रजनी ईश। आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं, और विकसित निश्चित रूप से संशय पैदा करने के लिए इस प्रकार के मिलते जुलते ऑप्शन है वो हमें देगा। अब हमें किस बात का ध्यान रखना है कि संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों शब्द कैसे होने चाहिए, संधि विच्छेद करने के बाद में बनने वाले दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, और किसकी दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भी होने चाहिए। तो देखिए, रजनी है उसमें नी छोटा नहीं होता है, नी क्या होता है, बड़ा। तो ये ऑप्शन तो आपका पूर्णतया क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे में रजनी में नी बड़ा है, लेकिन इस शब्द दे दिया, इस नहीं होता है, ईश होता है, तो ये भी गलत है।
तीसरा ये है रजनी और ईश, तो ये होगा बिल्कुल सही, है ना। तो इसका ये जो तीसरा विकल्प है ये सही माना जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि संधि विच्छेद करते समय जो मूल शब्द हैं वो सार्थक भी होने चाहिए और वर्तनी की दृष्टि से भी शुद्ध होने चाहिए। अगला उदाहरण देखिए, जैसे हरीश। अब हरीश का हम संधि विच्छेद करें तो जहां दीर्घ ई है वहां से होगा। अब हमें इस बात का पता लगाना है कि हरी शब्द है उसमें रे के साथ दीर्घ ई की मात्रा होगी या लघु ई की मात्रा होगी। ये तो हमें पता है कि जो ईश शब्द है उसमें तो दीर्घ ई की मात्रा होती है, तो ये हमने यहां लिख दिया ईश। अब हमें इस बात का पता लगाना है कि जो हरी शब्द है उसमें री की मात्रा रे के साथ ई की मात्रा लघु ई की लगेगी या दीर्घ ई की लगेगी। तो देखिए ये हरि होता है, ये सही होता है। हरि का अर्थ होता है ईश्वर। वैसे हरि का प्रयोग वानर के लिए भी किया जाता है, लेकिन अमूमन हरि का अर्थ ईश्वर के लिए किया जाता है। हरि और ईश, ईश्वर का स्वामी कौन कहलाता है? हरीश। तो ये सही होगा। आगे एक उदाहरण और देखिए, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा शब्द का हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो दीर्घ ई की मात्रा यहां है तो यहां से इसका विच्छेद होगा। संधि का विच्छेद यहां से करेंगे तो देखिए प्रति और इच्छा। अब हमें ध्यान रखना है कि इच्छा में ई दीर्घ होती है और प्रति में ई लघु होती है। मैं आपको एक चीज हिंट के रूप में दे दूं, सभी उपसर्गों में लघु ई की मात्रा होती है। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आप भले से परी लगाओ, प्रति लगाओ, अभी लगाओ, अभी लगाओ, किसी भी उपसर्ग का प्रयोग करो, उसमें जो एक की मात्रा होती है वो लघु होती है। और ईश्वर, ईश, ईश्वर है, ईश है, इच्छा है, इच्छुक है, इत्यादि जो शब्द होते हैं उनमें दीर्घ ई की मात्रा होती है। दीर्घ ई से वो शब्द शुरू होते हैं। और इंद्र है, इच्छा है, इप्सा है, इत्यादि जो शब्द होते हैं वो लघु ई से शुरू होते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, देखिए एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने यहां से शुरू किया था, वो ये तो हमने जो पहले पढ़ चुका है उसके बारे में आपको रिवाइज करवाया गया था। आज की क्लास यहां से शुरू हुई है मुख्य रूप से कि जो दीर्घ संधि का दूसरा पैटर्न है ई और ई का, उसमें समान स्वर मिलकर दीर्घ ई बन जाता है। और इससे संबंधित हमने ये उदाहरण पढ़े। अति धन इंद्रिय, अतीन्द्रिय इंद्रियों से परे है या इंद्रियों से जो दूर है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, वो क्या कहलाता है? अतीन्द्रिय। अभिधन इष्ट, अभीष्ट। मुनिधन इंद्र, मुनिंद्र। रविधन इंद्र, रविंद्र। इसके बाद में हमने ये दो उदाहरण और पढ़े थे, नदीश का है, कवीश का है, परीक्षक का है। अब हमने पढ़ा था संधि विच्छेद कि जहां भी हम दीर्घ संधि के जो उदाहरण होते हैं उनका संधि विच्छेद करें तो जहां क्या होगी? दीर्घ ई स्वर की मात्रा होगी, वहीं से उसका क्या होगा? विच्छेद होगा। और विच्छेद करने के बाद में जो दोनों शब्द बनते हैं वो कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। और एक बात आप और भी लिख सकते हो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए। वर्तनी की दृष्टि से शब्द कैसे होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए, अर्थात उनमें वर्तनी दोष नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, उसके बाद में हमने कुछ शब्दों का क्या किया था? संधि विच्छेद किया था, जैसे योगेंद्र का है, फणींद्र का है।
रजनीश का किया था, हरीश का किया, प्रतीक्षा का किया। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हमने जो दूसरा प्रारूप था उसके बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं हमें तीसरा प्रारूप। जो थर्ड प्रारूप है वो क्या कहता है कि लघु ऊ के या दीर्घ ऊ के सामने जब भी लघु ऊ या दीर्घ ऊ स्वर आए तो ये परस्पर मिलकर दीर्घ ऊ में बदले जाएंगे। क्या ध्यान में रखना है कि ऊ सजातीय स्वर हैं, जब भी ये परस्पर मिलते हैं मिलकर किस में बदल जाते हैं, ये दीर्घ ऊ में बदले जाते हैं। अब इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखिए, जैसे अनुधन उदित, अनु में लघु ऊ है, उदित में भी लघु ऊ है। लघु ऊ और लघु ऊ मिलकर क्या बन जाता है, दीर्घ ऊ बन जाता है और शब्द क्या बन जाता है, अनुदित। अनुदित किसे कहते हैं, जो अनुवाद किया हुआ होता है उसे अनुदित कहते हैं। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, जैसे कटु धन कटु धन उक्ति। कटु में ऊ है लघु, उक्ति में भी लघु ऊ है। लघु और लघु ऊ मिलकर दीर्घ ऊ में बदल जाएंगे और शब्द बन जाएगा कटुक्ति। कटु यानी कड़वी या कड़वा, उक्ति का अर्थ होता है कथन। तो कड़वी है जो उक्ति या कड़वा है जो कथन, उसके लिए कौन सा शब्द काम में लिया जाता है, कटुक्ति शब्द काम में लिया जाता है। और देखिए तीसरा उदाहरण, भानु और उदय। भानु में लघु ऊ, उदय में लघु ऊ। लघु ऊ और लघु ऊ मिलकर क्या बन जाएंगे, दीर्घ ऊ, और शब्द क्या बन जाएगा, भानुदय। भानुदय किसका है, सूर्य का पर्यवाची कहा जाता है, सूर्य उदय को कहा जाता है भानुदय। उदाहरण नंबर 4 देखिए, बहुधन उद्देश्य। जिसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं उसे कहा जाता है उद्देश्य, बहुउद्देश्य। बहु में है लघु ऊ, उद्देश्य में लघु ऊ। लघु ऊ और लघु ऊ मिलकर क्या बन जाएंगे, दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो जाएंगे और शब्द क्या बन जाएगा, बहुउद्देशीय। बहुत सारे हैं जिसके उद्देश्य, बहुत से उद्देश्यों का आधार मानकर जिस किसी की भी रचना की जाती है वो क्या कहलाती है, बहुउद्देश्य कहलाती है। आगे देखिए उदाहरण और, पांचवा उदाहरण है गुरु धन उपदेश। ये ध्यान रखना भाई, गुरु होता है उसमें लघु ऊ की मात्रा होती है, ये लघु ऊ की मात्रा। दीर्घ ऊ हो तो इस प्रकार गांठ लगा दी जाती है। तो लघु ऊ और उपदेश का लघु ऊ दोनों मिलकर क्या बन गए, दीर्घ ऊ, और शब्द क्या बन गया, गुरु उपदेश। एक उदाहरण और देखिए, अच्छा सा उदाहरण है, मृत्यु और उपरांत। मृत्यु में यू है, उसमें लघु ऊ की मात्रा है, और उपरांत में भी लघु ऊ। लघु ऊ और लघु ऊ मिलकर किसमें बदल जाएंगे, दीर्घ ऊ में बदल जाएंगे और शब्द क्या बन जाएगा, मृत्यु उपरांत। मृत्यु के बाद में, उपरांत करता है बाद में या पश्चात, इस प्रकार शब्द क्या बन जाएगा, मृत्यु उपरांत। तो ये तो हमने देखा था क्या करके, संधि युक्त करके। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ संधि विच्छेद के उदाहरण। संधि विच्छेद।
देखिए, जिस प्रकार हमने देखा था कि जो दूसरा पैटर्न था उसमें दीर्घ ई की मात्रा है वो शब्द में दिखाई देती है, तो इसमें क्या होगा, जहां भी दीर्घ संधि के उदाहरणों में लघु ऊ की मात्रा दिखाई दे वहीं से उसका क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। उदाहरण देखिए, जैसे मधुत्सव, अच्छा उदाहरण है, कई बार पूछा भी गया है मधुत्सव। देखिए मधुत्सव, अब हमें पता है कि इसमें दीर्घ ऊ की मात्रा कहाँ है, यहाँ है, तो यहीं से इसका क्या होगा, विच्छेद। विच्छेद होगा तो एक शब्द तो बन जाएगा मधु और दूसरा बन जाएगा उत्सव। अब ये हमें यहाँ ध्यान में रखना है कि मधु में ऊ लघु की मात्रा होती है, उत्सव में भी ऊ लघु की मात्रा होती है। विद्यार्थियों जो एग्जामिनर हैं वो कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, संशय पैदा करने के लिए क्या करते हैं कि विकल्प में एक जैसे उदाहरण दे देते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ कई बार क्या होता है कि जो विकल्प है उसमें ऐसे मिलेगा आपको मधु और उत्सव, ये क्या है, पूर्णतया गलत है। मधु में ऊ की मात्रा दीर्घ नहीं होकर क्या होगी, लघु होगी। मधु उत्सव, मधु का उत्सव क्या कहलाता है, मधु उत्सव। दूसरा उदाहरण देखिए, बोलचाल में हम काम में लेते हैं सुक्ति। सुक्ति, सुक्ति का अर्थ क्या होता है, सुक्ति का अर्थ होता है अच्छा कथन या अच्छा विचार। इसका संधि विच्छेद कहां से होगा, देखिए दीर्घ ऊ की मात्रा यहाँ है तो यहाँ से इसका क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। अब हमें पता है कि जो बाद वाला शब्द बनेगा वो तो होता है उक्ति, और उक्ति में भी ऊ की मात्रा होती है लघु। अब उससे पहले क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, और कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, सु उपसर्ग लगा हुआ है, तो क्या हो गया, सु उक्ति। तो सुधन उक्ति क्या कहलाएगा, सुक्ति कहलाएगा। एक उदाहरण और देखिए, जैसे ऊर्जा, तो संधि विच्छेद करेंगे तो भू, भू यानी पृथ्वी की, और ऊर्जा क्या कहलाएगी, भू ऊर्जा। अब ध्यान रखना है, यहाँ ऊर्जा में, ऊर्जा नहीं बोल रहा हूं मैं, ऊर्जा बोल रहा हूं, तो इस ऊ के उच्चारण में ज्यादा समय लग रहा है, ज्यादा कालमान लग रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ कौन सी होगी, दीर्घ ऊ होगा। और भू नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं भू, भू धन ऊर्जा, तो भू में भी दीर्घ ऊ की मात्रा होगी। यानी जहां वर्णों के उच्चारण में, या हम कह सकते हैं स्वरों के उच्चारण में ज्यादा कालमान या समय लगता है, तो वो स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। आगे एक उदाहरण और देखिए, लघुतम, लघुतम। अब हमें पता है कि दीर्घ ऊ की मात्रा यहाँ है तो यहाँ से इसका क्या होगा, विच्छेद। अब विच्छेद होगा तो ध्यान रखना, अब यहाँ लघु है उसमें मात्रा आएगी लघु ऊ स्वर की, और उत्तम है उसमें भी लघु ऊ स्वर की आएगी। तो लघु ऊ और लघु ऊ मिलकर फिर किस में बदल जाएंगे, दीर्घ ऊ में बदल जाएंगे, और शब्द क्या बन जाएगा, लघुतम। और देखिए वधु उल्लास, वधु उल्लास। अब यहां हम जब विच्छेद करेंगे तो देखो यहां से भी कर सकते हैं, दीर्घ आ की मात्रा दिख रही है, लेकिन जब विच्छेद करने के बाद में जो शब्द बनेंगे वो क्या नहीं होंगे, सार्थक नहीं होंगे। तो विच्छेद वहां से नहीं होकर कहां से होगा, यहां से होगा। यहां से विच्छेद करेंगे तो वधु और उल्लास, तो क्या शब्द बन जाएगा, वधु उल्लास। यानी दीर्घ ऊ और लघु ऊ सजातीय स्वर है, और ये परस्पर मिल गए तो मिलकर किस में बदल जाएंगे, दीर्घ ऊ में बदल जाएंगे, और शब्द क्या बन जाएगा, वधु उल्लास बन जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने जो दीर्घ स्वर संधि है उसके दो प्रारूप पढ़े।
पहला प्रारूप हम पहले की कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो इस कक्षा को समझने के लिए आप पहले की जो हमारी क्लास है उसको जरूर देखें। उस क्लास को देखने के बाद में ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। अभी इस संस्थान के द्वारा अभिज्ञान कोचिंग क्लासेज के मोबाइल ऐप पर न्यू ईयर महाबचत ऑफर चल रहा है। तो आप संस्था का जो मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से कोर्सेज खरीदें जिनमें विशेष छूट दी जा रही है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इस क्लास की जो PDF है वो आपको हमारे अभिज्ञान कोचिंग क्लासेस रतनगढ़ के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिलने जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।